हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। दोस्तों, आज हम इस आरंभिक नगर के टॉपिक को पूरा का पूरा रीड करेंगे और साथ में जो इसके हार्ड वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग को भी समझते हुए चलेंगे और पूरा पैराग्राफ का जो मीनिंग होगा, उसका जो अर्थ होगा, उसको भी समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है आरंभिक नगर। देखते हैं कि इस टॉपिक में लिखा क्या हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स में इसका टॉपिक दिया गया है पुराने भवन का संरक्षण। पुराने भवन का संरक्षण, इसमें लिखा है जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के लोग या गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने घर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो दोस्तों, इस बॉक्स में ये कहा गया है कि जसपाल और हरप्रीत वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो देखते हैं कि पास के एक खंडहर घर, जिसको ये लोग भूतहा घर कहते थे, वहाँ पे कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उस घर की तारीफ कर रहे हैं, खंडहर घर की, और कह रहे हैं कि जरा इसकी नक्काशी देखो कितनी सुंदर है। तो कोई कह रहा है कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए हमें मंत्री जी को पत्र लिखना होगा, लेटर लिखना होगा। ठीक है, तो ये दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस खंडहर से घर को, भूतहा घर को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं और लोग इसके बारे में जानने की, इसको सुरक्षित रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। अब हड़प्पा की कहानी हम जानेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। दोस्तों, आज से करीब 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और रेलवे लाइन बिछाते वक्त वहाँ जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उन्हें कोई ऐसा जगह मिलता है जहाँ से ईंटें लाई जा रही है। ठीक है, और वहाँ वहाँ की ईंटें ख़त्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एक पुरा स्थल था, हड़प्पा पुरा स्थल जिसको हम कहते हैं। पुरा स्थल किसको कहेंगे? तो पुरा स्थल उसको कहते हैं जहाँ हम खुदाई के दौरान हमें बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उस स्थल को हम पुरा स्थल कहते हैं। तो इसी तरह का एक पुरा स्थल था, लेकिन इनको पता नहीं था। ये सोच रहे थे कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से बढ़िया ईंटें हमें मिल सकती हैं, और वहाँ की कई ईंटों से इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। लेकिन वहाँ की इतनी सारी ईंटें, हजारों ईंटें जब ये लोग यूज़ कर लिए, तो वहाँ के कई जो इमारतें थी, वो नष्ट हो गई। ठीक है, मतलब वहाँ की सारी ईंटें तो यहाँ रेल लाइन बिछाने में यूज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। दोस्तों, 80 साल पहले, 150 साल पहले तो ये रेलवे लाइन वाला हुआ था, रेलवे लाइन वाला सीन हुआ था कि ये लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इनको खंडहर मिला। लेकिन आज से 80 साल पहले क्या हुआ कि जब पुरातत्वविदों ने खोज किया, तब पता चला कि ये खंडहर जो है ना, वो ये उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है, मतलब भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। दोस्तों, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि आज से 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा, तो पता चला कि ये ऐसा जगह है, ये एक ऐसा स्थान है जो इस उपमहाद्वीप के, मतलब भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है,
सबसे पुराना शहर ही हम कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे पुराना शहर था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इस शहर की खोज हुई तो सबसे पहले जो जगह खोजा गया उसका नाम हड़प्पा रखा गया। ठीक है, हड़प्पा था। तो इसके बाद इसके आसपास जितने भी इमारतें मिली, जितने भी शहर मिले, उन सबको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें या फिर हड़प्पा सभ्यता की नगर कहा गया। ठीक है, और ये जो शहरों का निर्माण हुआ था, ये जो शहर मिले थे, वो आज से करीब 4700 साल पहले हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिएगा। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में नगरें मिली, उनकी विशेषता क्या थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन इसके निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर होते थे उनको दो भागों में बांटा जाता था। जो पश्चिमी भाग होता था उसको नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, और वो ऊंचाई पर बना होता था। ठीक है, छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, इसको हम नगर दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा होता था वो बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में बना होता था। ठीक है, इसको हम निचला नगर कहते थे। ठीक है, तो फिर और ये जो हड़प्पा सभ्यता था उनमें जो भी इमारतें बनाई गई थी उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था जिससे जो इमारतें थी, दीवारें थी, वो इतनी मजबूत थी कि आज तक वे खत्म नहीं हुए, वे नष्ट नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, तो लगभग हर नगर में दो भाग होता था, एक नगर दुर्ग होता था और एक निचला नगर होता था। तो कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो उन्हीं नगरों में से एक है जहाँ पे एक खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है, पुरातत्वविद उसे महान स्नानागार कहते हैं। दोस्तों, ये मोहनजोदाड़ो जो है, ये मोहनजोदाड़ो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिंधु नदी है, ये झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, और ये सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है जो आज के पाकिस्तान में है। तो इसी शहर के जो नगर दुर्ग में खास इमारत बनाई गई थी। इमारत नहीं बोलेंगे, एक खास तालाब बनाया गया था जिसको हम महान स्नानागार कह सकते हैं। दोस्तों, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी से कुएं निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो दोस्तों, इस तरह का वहाँ पे एक तालाब था जिसको हम लोग महान स्नानागार कहते हैं, मोहनजोदाड़ो में था। इसको ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल करके बनाया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी और इसके चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। ठीक है, और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और इसको उपयोग के बाद खाली भी कर दिया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरह की व्यवस्था देख के ऐसा लगता है कि इस तालाब का यूज जो होता था वो विशिष्ट नागरिक लोग किसी विशेष अवसर पर किया करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है दोस्तों, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा और लोथल अलग अलग और नगर हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर देखें तो ये गुजरात वाला इलाका है, तो गुजरात वाला इलाका में ये जो है ये आपका लोथल है। ठीक है,
और कालीबंगा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कालीबंगा, ठीक है, ये कालीबंगा है। तो कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ नगरों में हमको क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, जहाँ संभवतः हो सकता है कि यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल में। अब बड़े बड़े भंडार गृह हमको मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में, ठीक है। कहाँ कहाँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। चलिए हम मैप में देख लेते हैं। एक तो ये हो गया हड़प्पा, यहाँ पे हमको मिले हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो, यहाँ पे भी हमको मिले हैं बड़े बड़े भंडार गृह। तीसरा यहाँ पे लोथल, यहाँ पे हमको क्या मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। तो शायद यहाँ पे अन्न बहुत ज़्यादा उपजता होगा, फसल ज़्यादा उगाते होंगे लोग, खेती करते होंगे, विकसित अवस्था होगी, ठीक है। तो इतने सारे अनाज को एक जगह रखने के लिए भंडार गृहों की आवश्यकता हुई होगी, हो सकता है। इसीलिए हमको इतने बड़े बड़े भंडार गृहों के साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये महान स्नानागार है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो जो शहर था उसमें महान स्नानागार जो था वो यही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर से आपको सीढ़ियाँ नजर आ रहा है, इधर से भी आपको सीढ़ियाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये चारों तरफ इसके कमरे बने हुए हैं, ठीक है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। और इसमें पानी डाला जाता था कुआं से निकाल करके, और उपयोग के बाद खाली भी कर दिया जाता था। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जो सिंपली वहाँ पे बनाया नहीं जाता था किसी भी नगर में उस समय में, ठीक है। और इसको बहुत बढ़िया तकनीक से बनाया गया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल से भी इसको प्लास्टर की तरह किया गया था, जिससे पानी का रिसाव रुकता था, ठीक है। तो इस तरह का ये बहुत महान संरचना था उस समय के लिए। तो यही है महान स्नानागार। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, भवन, नाले और सड़कें, ठीक है। तो इस सभ्यता में भवन किस तरह से बनाए जाते होंगे, नाले किस तरह के रहते थे होंगे, और सड़कें किस तरह की थी होंगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ों का भी अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले भी होते थे, ठीक है, दो मंजिले भी होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, एक आंगन था उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। दोस्तों इस इन नगरों में क्या होता था, इन नगरों में जो घर होता था, सबसे पहले आपको घर के बारे में दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे होते थे, और अधिकांश घरों में मतलब आधे से अधिक घरों में अपना अपना स्नानगार होता था, मतलब बाथरूम होते थे जहाँ पे नहाया जाता था, ठीक है। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, घर के अंदर ही यहाँ पे कुएं भी होते थे, ठीक है। इसके भी साक्ष्य मिले हैं हमको, तब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगर हड़प्पा सभ्यता के थे जिसमें नाले जो थे वो ढके हुए रहते थे, ठीक है। मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे काम करता था, ठीक है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। दोस्तों देखिए ये कितना सिस्टमेटिक ढंग से सारा चीज बनाया गया था, ठीक है। यहाँ जो नाला था वो किस तरह का था, ढका होता था बहुत सारा, सीधी लाइन में बनाया जाता था, हल्का ढलान में, ठीक है, ताकि पानी आसानी से वहां बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। बड़े बड़े शहरों में आज भी हमारा यही सिस्टम काम करता है। शहरों के नीचे नाले होते हैं और घरों की नालियाँ सड़क की नालियों से जोड़ दी जाती है, और सड़क की जो नालियाँ होती है बड़े बड़े नालों में जा कर के निकलती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें उस समय भी थी, जो कि इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नगर है, आज से 4000 साल पहले, ठीक है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे। मेनहोल का मतलब वही होता है दोस्तों, जैसे आज भी हम देखेंगे कि सड़कों में कुछ दूरी के बाद वहाँ पे उसको देखने के लिए, उसको साफ सफाई के लिए गड्ढे को खोलने की व्यवस्था रहती है, तो उसको मेनहोल कहा जाता है। तो इस सभ्यता में भी इस तरह का सिस्टम था, बनाया गया था, ठीक है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से घर का निर्माण होता था, नाले का निर्माण होता था और सड़कों का भी निर्माण होता था, ठीक है।
यहाँ पे आपके लिए एक बार फिर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताओ। तो दोस्तों पिछले अध्याय में हम क्या पढ़े थे कि लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे और पेड़ से झोपड़ी बना लेते थे, वहां रहते थे, ठीक है। और यहाँ के घरों में आपको किस तरह का अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। पिछला घर पाषाण काल का है, जहाँ पे सिर्फ आपको चारों तरफ पत्थर, पत्थर के हथियार, पत्थर के घर, सब चीज पत्थर का दिखता था। और दोस्तों अभी देखिए, आज से 4000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे, वहाँ किस तरह की इमारतें थी। तो इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है वो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, आप सोल्व कीजिए। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नगरीय जीवन, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक में ये बताया जाएगा कि नगरीय जीवन जो था हड़प्पा सभ्यता का वो किस तरह का था। दोस्तों यहाँ लिखा है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नगरीय जीवन का थोड़ा सा वर्णन है और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे उन नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी होगी, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ हलचल रहा करती थी। यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के पुरावशेषों को देखने से हम लोग को ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लोग रहा करते होंगे ना, जो कई शिल्पकार, वास्तुकार, इस तरह के लोग यहाँ पे रहते होंगे जो इमारतें बनाने की योजना में हमेशा जुटे रहते थे होंगे, ठीक है। ये कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये संभवतः यहाँ के शासक थे, ठीक है। जो लोग इस तरह का सिस्टमेटिक ढंग से घरों को, नालों को, सड़कों को बनवाते थे, वो हो सकता है कि यहाँ के शासक थे, ठीक है, शासक हो सकते थे। लेकिन यहाँ कहीं पे हम लोग को राजमहल का पूरा अवशेष हमको नहीं मिलता है, इसीलिए हम राज सत्ता को स्वीकार नहीं करते कि यहाँ पे राजा नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इस पर इतिहासकार के बहुत सारे मत है, लोग अलग, इतिहासकार लोग जो हैं वो अलग अलग मत देते हैं इस टॉपिक पे कि यहाँ पे राजा हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे। इस पे अलग अलग मत है, डिबेट है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट है हड़प्पा सभ्यता का, वो बिना किसी की देखरेख में हुआ होगा, ठीक है। किसी न किसी की देखरेख में हुआ होगा। तो हो सकता है कि ऐसी संस्थाएं वहाँ पे काम करती हो, जैसे आज की म्यूनिसिपालिटी, आज का नगर निगम, आज की गांव की पंचायतें, ठीक है। इस तरह का सिस्टम जरूर हुआ करता था और ये लोग, हो सकता है कि लोगों को दूर दूर तक भेज करके सोना चांदी, आभूषण, मन के, ये सब मंगवाते थे, ठीक है, हो सकता है। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है कि लोग यहाँ वहाँ घूमते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे, वहाँ से स्किल सीख करके आते थे कि क्या कैसे बनाया जाता है, वहाँ से उद्योग धंधे लेकर के आते थे, ठीक है। साथ ही वहाँ के किस्से कहानियां भी लेकर के आते थे जो यहाँ के लोगों को सुनाते थे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ऐसे खिलौने भी मिले हैं, बच्चों के खिलौने, जिससे पता चलता है कि बच्चे किस तरह के खिलौने से खेला करते थे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ आपको कौन सी तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ लिखा है सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, यहाँ पे एक सड़क है, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा सड़क है दोस्तों, सड़क है। आपको मैं पेन से दिखाता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये सड़क है, ठीक है। और यहाँ जो नीचे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये नाला है जो कि सड़क के नीचे था, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम भी था दोस्तों यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है कि ऊपर एक कुआं है और बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ऊपर एक कुआं है, देखिए,
इस तरह का कुआं वहां पे हुआ करता था, जो घरों में भी होता था, अधिकांश घरों में। ठीक है, बाईं और नीचे एक मुहर है, ये देखिए ये मुहर है। मुहर किसको बोलते हैं? तो मुहर जो है ना वो सील को बोलते हैं। सील क्या काम करता है कि आपका सामान अगर बहुत दूर तक चला गया तो भी अगर सील वहां पे टूटा हुआ नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि वो सुरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ भी मुहरें जो है वही कार्य किया करती थी, उसको हम मुहर कहते हैं, सील। ठीक है, इंग्लिश में इसको सील कहा जाता है। तो सील अलग अलग तरह का होता था, जैसे अलग अलग कंपनी का अलग अलग लोगो होता है, उसी तरह अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग सील भी हुआ करता था। लगभग 1200 तरह के हमको सील मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। हाँ, सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में इस तरह का सिस्टम भी काम किया करता था। ठीक है, इस मुहर के ऊपर चित्र देखिए, यहाँ क्या लिखता है, इस मुहर के ऊपर के चित्र एक खास लिपि में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिपि भी मिला है हमको, जिससे इस मुहर में लिखा गया है। ठीक है, तो इस लिपि को पढ़ा तो नहीं जा सका है, लेकिन इस लिपि को देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। सबसे प्राचीनतम उदाहरण, प्राचीन मतलब सबसे पुराना। ठीक है, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, मान लीजिए प्राचीन मतलब पुराना होता है। तो ये प्राचीन उदाहरण है, प्राचीनतम उदाहरण है, मतलब सबसे पहले जो लिपि डेवलप हुई थी वो यही लिपि थी। ठीक है, विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। यहाँ पे देखिए जो बच्चे वहाँ खेला करते थे जिन खिलौने से, वो यही सब है। आपको देखिए ये किस तरह का दिख रहा है। हो सकता है कि इसी तरह के जानवर भी उस समय हुआ करते थे, कुत्ते बिल्लियों का, भैंस गायों का इसी तरह का स्वरूप हुआ करता था, होगा, हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जिससे आप उस समय की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, और क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप सोल्व कीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है नगर एवं नगर शिल्प। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में नगर जो थे उनमें नगर शिल्प किस तरह का था, लोग किस तरह की चीज़ों का उपभोग करते थे, किस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, किस तरह के चीज़ों को बनाने के लिए वहाँ पे उद्योग थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ है? पुरातत्वविदों का को जो चीज़ें वहाँ मिली है, तो सबसे पहले तो पुरातत्वविद कौन होता है? तो दोस्तों जो इस तरह के हिस्टोरिकल चीज़ों को खोजता है, खुदाई करता है और वहाँ से जो अवशेष मिलता है उसका पता लगाता है, इन लोगों को पुरातत्वविद कहा जाता है। इंग्लिश में इनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, तो जो इन लोगों को मिला है तो वो किन से बना हुआ होता था? पत्थर से, शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने से, चांदी से, इस तरह की धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे का क्या बनाया जाता था? औजार, हथियार और गहने। दोस्तों यहाँ तांबा और कांसा दोनों यूज हुआ है। तांबा पहले यूज होता था, उसको हम उस समय जो सिविलाइजेशन था उसको हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आया ये कौन सा काल है? हड़प्पा सभ्यता। ये जो हड़प्पा सभ्यता था ना, उस समय कांसे का यूज होने लगा था। ठीक है, कॉपर और टिन दोनों को मिला के कांसा बनाया जाता था, और कांसा सबसे पहले इसी सभ्यता में यूज हुआ, इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, सोना चांदी से गहना बनाया जाता था, बर्तन भी बनाया जाता था। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। ठीक है, मनके किसको बोलेंगे? तो माला को बोलते हैं। ठीक है, बाट किसको बोलते हैं? तो जो हम लोग बटखारा जो होता है ना, जो हम लोग तौलने के लिए यूज करते हैं, उसमें जो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी वाला यूज करते थे, अब तो सारा डिजिटल हो गया, लेकिन पहले अगर हम बाजार में जाते थे तो वहाँ तराजू से तौला जाता था, और अगर 1 केजी कुछ चीज़ लेना है तो वो 1 केजी का बाट वहाँ पे रखता था, उसके बाद दूसरे साइड में कोई सब्जी तौल के देता था। ठीक है, उसको हम बाटखारा भी कहते थे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। तो वही जो बाट है ना, उसको यहाँ पे यूज किया गया, ये बाट।
तो इस तरह के बाट भी हमको मिले हैं जो कि उस समय में आज से 4500 साल पहले के समय में मिले हैं। ठीक है। फलक, फलक किसको बोलेंगे? तो पत्थर, एक बड़ा पत्थर को जब हम मारते हैं, कट करते हैं, जैसे आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये कोई मान लीजिए बड़ा पत्थर है, ठीक है, आप इसको यहाँ से कट किए, ठीक है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा और ये इस तरह का कुछ शेप बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का कुछ शेप बन जाएगा। तो ये जो टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा, इसको पॉलिश करके, इसको घिस करके एक बहुत बढ़िया शेप दे दिया जाता था और इसको एक यूजफुल चीज बना दिया जाता था, तो इसको हम फलक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। मुहर किसका बनाता था? पत्थर की मुहरें बनाते थे। और इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। और इस तरह के मुहर पे हमको सामान्यतः किसका चित्र मिलता है? जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसको काले रंग से डिजाइन किया करते थे। ठीक है, तो इस तरह के बर्तन भी वहां बनाते थे। ठीक है, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अभी भी है। क्या बताया था कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। ठीक है, क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन मिले हैं तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, तो पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। दोस्तों, पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकली, फ्योन्स किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ है दोस्तों जिससे डिजाइनिंग किया जाता था। फ्योन्स के बारे में आगे दिया है बढ़िया से कि क्या था वो। ठीक है, एक पदार्थ है, जैसे आप यहाँ देखिए फ्योन्स लिखा हुआ है। फ्योन्स है क्या? तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग होते थे। फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो फ्योन्स क्या था ये आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जो मोहनजोदड़ो में हमको मिला है पुरावशेषों में, उनमें से बहुत बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण कौन किया था? तो विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने में प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, तो ये उस समय का स्किल था दोस्तों, उसके लिए लोग ट्रेनिंग लिया करते थे। ठीक है, पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। दोस्तों देखिए, ये पृष्ठ 28 हो गया आपका यहाँ पे, और इस पर एक मूर्ति आपको दिया गया है। देखिए इसका फेस किस तरह से डिजाइन किया गया है, कितने आकर्षक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, वही कह रहा है। और इस पर जो भी चीजें हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। देखिए क्या डिस्क्राइब किया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी मूर्तिकार विशेषज्ञ का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण लेते थे या फिर महिलाएं भी थी। ठीक है, शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे इसकी दाढ़ी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से इसकी दाढ़ी को डिजाइन किया गया है। ये हर कोई नहीं कर सकता है, कोई इसके विशेषज्ञ होंगे उस समय में, तभी इस इन सब चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कच्चे माल की खोज में। ठीक है, तो कच्चे माल की खोज में हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ जाते थे, क्या क्या चीजें करते थे, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं में अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है।
मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है, और जिनसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है। हड़प्पा में बहुत सारी चीजें तो कच्चे माल के तौर पे वहीं से मिल जाती थी, हड़प्पा से ही, ठीक है, लेकिन और कई चीजें थी जिनको दूर दूर से आयात किया जाता था, दूर दूर से खरीदा जाता था, ठीक है, लाया जाता था। कच्चा माल किनको कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिम एशिया में एक देश है ओमान, वहाँ से भी तांबे का आयात किया जाता था, ठीक है। दोस्तों, अगर आप ओमान को वर्ल्ड मैप में देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो इलाका है ये ओमान है, ठीक है। तो इसी इलाके से इस हड़प्पा सभ्यता में तांबे मंगाए जाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु को टिन कहते हैं, ठीक है। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ईरान और अफगानिस्तान कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये आपका इंडिया हो गया और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम में ईरान, ठीक है। अगर आप इसको मैप में देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भारत हो गया, ये ईरान हो गया, ठीक। और इसी के बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारत हो गया, ये ईरान हो गया आपका, ठीक है, ये वाला ईरान हो गया, और यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया। तो ये ईरान और अफगानिस्तान से इस तरह की चीज़ें मंगाई जाती थी, ठीक है। टीन आयात किया जाता था तांबे में मिलाने के लिए, और उस टीन और तांबे को मिला करके कांसा बनाया जाता था। और कांसा जो धातु होता था वो मजबूत होता था, उससे मजबूत लचीलापन दूर किया जाता था धातुओं का, ठीक है, और उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी जिसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे वस्तुओं में किया जाता था, ठीक। तो दोस्तों, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। तो केजीएफ आपने मूवी देखा होगा, उसमें कोलार गोल्ड फील्ड लिखा गया है, ठीक है, वो साउथ में ही है। तो उसी तरह का कर्नाटक में भी कोई गोल्ड फील्ड था होगा, तो वहाँ से ये लोग सोना मंगाते थे, ठीक है। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाते थे? तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस फोटो को देख करके मिल गया होगा कि ये फोटो जो है वो आपको बताता है कि यहाँ पे इस समय में पहिए की खोज हो चुकी थी। आप इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फुल बॉडीड वाला जो पहिया है वो है, इसमें स्पोक्स लगे हुए नहीं होते थे, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता था। इसमें स्पोक्स वाले पहिए बहुत बाद में हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी जो है पूरा का पूरा बॉडी होता था जो कि पहिया के रूप में यूज होता था, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप फिर से एक मुहर देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में सील कहा जाता है, और इसका उपयोग मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि किसी वस्तु को कहीं पर लेकर जाते थे तो उसकी सुरक्षा की गारंटी इसी से होती थी कि जब तक सील टूटा नहीं या फिर खुला नहीं तब तक वो सामान जो है वो सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। इस सील का उपयोग और कई तरह से होता था, लेकिन एक उपयोग, इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उगाते थे और शहरों के लिए भी खाना यही लोग उगाते थे, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि हल उस समय हुआ करता था, ठीक है। इस क्षेत्र में मिट्टी कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, ठीक है। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे।
बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, ठीक है। चारागाह उसको बोलते हैं जहाँ पे हम पशुओं को चराते हैं, ठीक है, वैसी जगहों को हम चारागाह बोलते हैं। तो ये बस्तियों के आसपास होते थे, तालाब भी चारागाह भी। लेकिन सूखे के महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, ले जाया भी जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो इस तरह की जीविका वे इस तरह का जीवन वे जिया करते थे और इस तरह की चीजें खा कर वे अपनी जीविका चलाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात के एक हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे हम, ठीक है। तो इस जगह में क्या था, लोथल, धोलावीरा, इस तरह के नगर यहाँ पे थे गुजरात में, ठीक है। यहाँ देखिए, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था, ठीक है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, ठीक है। वहीं धौलावीरा नगर तीन भागों में बटा हुआ था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के कई नगर थे जो दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन ये जो धौलावीरा है गुजरात में खदीर बेत के किनारे है, वो तीन भागों में बटा हुआ था, ठीक है। किस किस भाग में, इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसका तीनों हिस्से के किनारे किनारे पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, ठीक है। पत्थरों में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हड़प्पा लिपि से कुछ लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर यह एक अनोखा अवशेष है, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर लेख जो है वो मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, लेकिन यहाँ बड़े बड़े आकार में लिखे गए थे और लकड़ियों में। जैसे हम लोग आज का पोस्टर बनाते हैं ना, बड़ा बड़ा पोस्टर बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस तरह से यहाँ भी बनाए गए थे। लेकिन शायद वो एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं था, कुछ और के लिए था, लेकिन लकड़ी के पट्टों में बड़े बड़े हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा गया था, ठीक है। यहाँ देखिए, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे लोथल नगर बसा है। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। गुजरात के खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी के किनारे क्या मिला था, धौलावीरा नगर बसा था। खंभात की खाड़ी के किनारे साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा शहर का नाम क्या है, लोथल। यह कैसे स्थान पर बसा था, एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पे कीमती पत्थर बहुत आसानी से मिलते थे, ठीक है। तो यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। यह पत्थर शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं, ठीक है। गीली मिट्टी पर दबने से बनी छाप, मुहर बनाने की के उद्योग हो सकता है कि यहाँ पे रहते होंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लोथल का एक बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है आपको कि वहाँ का बंदरगाह किस तरह से हुआ करता था, वो आप इसको देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इमारत मिली है लोथल में जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़ों, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। आधा बना हुआ मनका, टूटा हुआ मनका बनाने का उपकरण, ये सब यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब देखिए, मुद्रा, मुहर, मुद्रांकन या मुहरबंदी, ठीक है। मुहरों का प्रयोग सामान से बने उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगा दी जाती थी और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे, ठीक है। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो दोस्तों, सील का जो कॉन्सेप्ट है वो इस समय होता था, ये सील ही है एक तरह से, और मुहर इसको हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है सभ्यता के अंत का रहस्य। इतनी विशाल सभ्यता, इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन कैसे अंत हो जाता है, इसका अंत कैसे होता है, ठीक है। इस पर इतिहासकारों का विभिन्न मत है, बहुत सारे डिबेट है, लेकिन इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, किस मत को सही मान सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, ठीक है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाट सबका प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। यहाँ के सड़क जो बहुत डेवलप्ड हुआ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम एकदम बढ़िया तरीके से काम करता था, वहाँ पे सड़कों में कचरे के ढेर लगने लगे, ठीक है। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हो गया पूरा, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, ठीक है। इस तरह का देखने को हमको मिलता है जब सभ्यता का अंत हो रहा था, आज से लगभग 3900 साल पहले, ठीक है। यह सब क्यों हुआ, ठीक है, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ लोग कहते हैं, अन्यों का कहना है कि जंगल का विनाश हो गया था इसलिए ये सब हुआ। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, ठीक है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये सभी नगर अंत कैसे हो गया, इन सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा, सभी इलाकों पर तो हुआ नहीं होगा, लेकिन सभी इलाके एक साथ इस तरह से कैसे इनमें सिविलाइजेशन का अंत हो सकता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व से दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे, ठीक है। ये एक सबसे पहला नगर जो था वो यही था। हड़प्पा सभ्यता में हमको सबसे पहले नगर मिले। उसके बाद इसके बाद जो हमको नगर मिलते हैं, नगरों के साक्ष्य मिलते हैं, वो हमको 1400 साल बाद मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के 1000 साल के बाद हमको इस तरह के फिर से नगरों का विकास देखने को मिलता है, नगरीय अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस बीच क्या हुआ उसकी भी एक अलग कहानी है, जिसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद के जो नगर सामने आए उसको हम अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अन्यत्र दिया हुआ है कुछ, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिक भाग रेगिस्तान है, ठीक है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इसने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पिरामिड किसको कहते हैं? मिस्र के राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए थे, इसके नीचे उनके लाश दफन है, ठीक है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों के नीचे दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहते हैं, ठीक है। उनके शवों के साथ शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा शवों को दफनाने में यही खर्च किया जाता था, पिरामिड बनवाया जाता था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें साथ में दफन कर दी जाती थी, ठीक है। अगर आपको मिस्र ढूंढना है एटलस में, तो मैं आपको यहाँ पे गूगल में दिखा देता हूँ कि मिस्र कहाँ पे है, ठीक है। मिस्र, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्र कहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें आपको इजिप्ट यहाँ पे रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा, इसी को मिस्र कहा जाता है। तो यहीं के लोग इस तरह से ममी बनाया करते थे और इसमें बहुत पैसा खर्च किया करते थे, ठीक है।
जो कि भारत के पश्चिम में है। आप यहाँ देखिए, ये भारत है, भारत के पश्चिम में ये ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया ये वाला हो गया, और इसके लेफ्ट साइड में पश्चिम में जो है वो इजिप्ट है। ठीक है, तो यहाँ के लोग इस तरह से बनाया करते थे। तो दोस्तों आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता किस तरह से थी, हड़प्पा सभ्यता में किन चीज़ों का महत्व था, वहाँ की इमारतें कैसी थी, घर नालियाँ कैसी थी, सड़कें कैसी थी, ठीक है, और साथ में यहाँ के लोग कच्चा माल कहाँ से लाते थे, किन चीज़ों का उत्पादन करते थे, मुहर्रम का क्या काम था, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पाई गई, कहाँ कहाँ पे पाई गई, इन सभी चीज़ों को हमने देखा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, ये जितना भी मैप दिया गया है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा सिंधु घाटी क्षेत्र है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पे सभी नगर डेवलप हुए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरा का पूरा चैप्टर रीड किया, साथ में हार्ड वर्ड्स को भी समझा और पैराग्राफ का मतलब भी समझा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।